तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फास्ट टैग स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। 75 क्वेश्चन आज तक हमने डिस्कस कर लिए जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। आज हमारा 76 क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अब शिक्षा हो गई है। तो अब शिक्षा हो गई है बाल केंद्रित। क्या हो गई है? बाल केंद्रित। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। तो स्पष्ट किया था ये मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था, ग्रेगर जॉन मेंडल। राइट ऑप्शन है बी। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया था क्रॉगमैन ने। बालक की जो अभिवृद्धि है वो जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है क्रॉगमैन का। राइट आंसर है सी, क्रॉगमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो मनोवैज्ञानिक नहीं है वह है। तो मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है इसमें? देखो, क्रॉगमैन ये भी मनोवैज्ञानिक थे, सोरेनसन ये भी हैं, हरलॉक ये भी हैं। तो सुकरात नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है वह है। तो सबसे ज़्यादा मानव को प्रभावित कौन करता है? वंशक्रम व वातावरण। ये मैंने आपको शायद फर्स्ट वीडियो में बताया है कि आपको वंशक्रम व वातावरण काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हो जाएगा वंश परंपरा व वातावरण। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों। तो निम्नलिखित में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है वो है वंशक्रम व वातावरण, उक्त दोनों। राइट आंसर है सी। अगर कभी ये पूछ लेता है वंशक्रम गुणे वातावरण, तो ये किसने दिया? तो ये वुडवर्थ ने कहा था वंशक्रम व वातावरण गुणनफल होता है। काफ़ी ये भी इम्पॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। प्रकृति पालन पोषण, 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट, बस थोड़ा छोटा कर देती हूँ। चारों ऑप्शन अब आपको दिख रहे हैं। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपको उपर्युक्त प्रतीक होता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो ये भी। और नेक्स्ट दिया है, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया है, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मैंने आपको कई बार कहा है जहाँ वंशक्रम व वातावरण दे दें तो वह हमेशा राइट ही आंसर होता है, तो इसका भी सी हो जाएगा। वंशक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी, तो क्या करेगी? देखो, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की वजह व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों को योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित देती हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की वजह व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल विकास का अर्थ है। तो जो बाल विकास होता है उसका क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड्स इसमें देखो ऑप्शन दिया है, व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास, व्यक्तिगत में परिवर्तन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। तो राइट आंसर है बी, गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स।
अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है? तो जो अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत है ये किसने दिया है? पैट्रिक इवाम पावलॉक ने दिया है। किसने दिया? पैट्रिक इवाम पावलॉक ने। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। तो जो बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं, ये शायद मैं क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। शारीरिक स्वास्थ्य ये भी करता है, खाली समय ये भी करता है, वातावरण ये भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। खेलों की विशेषताएं हैं। तो नवीन खेलों के इच्छुक, विकासशील खेल, स्वेच्छानुसार खेल, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। खेलों की जो विशेषताएं हैं वो तीनों ही हैं इनमें से। तो राइट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। तो ये किसके कारण नहीं हो पाता है? थायराइड ग्रंथि तो नहीं है, पिट्यूटरी भी नहीं है, थाइमस ग्लैंड भी नहीं है, पीनियल ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि है। तो खेल पर जो आधारित विधि है वो कौन सी है? देखो, समस्या समाधान विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, तीनों ही नहीं है। तो खेल पर आधारित विधि है किंडरगार्टन विधि। और किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रॉवेल। तो इसका कभी ये भी पूछ लेता किंडरगार्टन विधि किसने दी? मिस्टर फ्रॉवेल ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, खेल पर आधारित विधि है किंडरगार्टन विधि। और किंडरगार्टन विधि पूछ लेता है तो वो फ्रॉवेल की है, याद रखना आप। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। तो ये किससे है? देखो, बुद्धि से, स्मृति से, पढ़ने से, खेल से। तो किससे? खेल से। अतिरिक्त शक्ति है वो हमें किससे प्रदान होती है? खेल से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो जो देखो यहाँ पे जॉन डीवी ये मनोवैज्ञानिक हैं, वॉटसन ये नहीं है, स्किनर ये नहीं है, हल ये नहीं है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जॉन डीवी तो नहीं है, जॉन डीवी नहीं है, वॉटसन, हल, स्किनर ये मनोवैज्ञानिक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, ये वॉटसन की है। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? वॉटसन की है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। तो ये किसने लिखी है? जेम्स ड्रेवर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स ड्रेवर। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक, राइट आंसर है ए, जेम्स ड्रेवर। वंश क्रम का प्रमुख वाहक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पितृक, जीन्स। जो वंश क्रम का प्रमुख वाहक होता है वो जीन्स होता है, ना कि रक्त होता है। नलिकाविहीन ग्रंथियाँ ये भी नहीं होती हैं, मस्तिष्क ये भी नहीं होता है, तो जीन्स होते हैं, पितृक। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है। तो जो मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है वो कौन सी है? वंशक्रम का फल, वातावरण का फल, वंशक्रम व वातावरण का गुणनफल, वंशक्रम व वातावरण का योगफल। ये मैंने आपको कई बार बताया है बच्चों की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ भी दे दिया, मैंने आपसे कहा था योगफल आ जाए तो वो नहीं है, गुणनफल होगा, वंशक्रम व वातावरण का गुणनफल। तो ये है, ये किसने कहा था? ये वुडवर्थ ने कहा था, वंशक्रम गुणे वातावरण होता है। तो ये फार्मूला है, ये वुडवर्थ ने दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है वंशक्रम व वातावरण का गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो फ्रेंड्स सबसे अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि नहीं है, तुलनात्मक ये भी नहीं है, विकासीय विधि ये सबसे अच्छी है, सांख्यिकी ये भी नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, विकासीय विधि। राइट आंसर है सी, विकासीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स।
हम जो कुछ भी हैं उसके 9/10 भाग जन्मजात वंशक्रम है तथा केवल 1/10 भाग ही अर्जित होता है, यह कथन है। तो ये कथन किसका है? जैव वैज्ञानिक पार्कर। किसका है? जैव वैज्ञानिक पार्कर ने कहा था हम जो कुछ भी हैं उसके 9/10 भाग जन्मजात यानी कि वंशक्रम है तथा 1/10 भाग ही अर्जित होता है, यह कथन है जैव वैज्ञानिक पार्कर का। राइट आंसर है ए, जैव वैज्ञानिक पार्कर। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, इन सभी के लिए। तो जो अभिवृद्धि है उसका प्रयोग किया जाता है शारीरिक विकास के लिए, अभिवृद्धि शारीरिक विकास के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, शारीरिक विकास के लिए। बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्व अवस्था किसने कहा है? तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्व अवस्था किसने कहा है? तो ये कहा था जे.एस. रॉश ने। किसने कहा है? जे.एस. रॉश। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? तो जो किशोरावस्था है उसको सबसे कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। किशोरावस्था को सबसे कठिन काल बताया किलपैट्रिक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? तो ये किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है फ्रेंड्स? ये हो जाती है बाल्यावस्था में। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? बाल्यावस्था में थोड़ी कम हो जाती है। शैशवावस्था में अधिक रहती है, फिर बाल्यावस्था में थोड़ी कम हो जाती है, किशोरावस्था में फिर वृद्धि होने लगती है। तो शारीरिक विकास की जो गति है बहुत कम होती है बाल्यावस्था में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किशोरावस्था की अवधि है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर दिया है 12 से 18 वर्ष। अगर 12 से 18 नहीं होता तो हम 13 से 19 वर्ष कर सकते हैं किशोरावस्था। अगर यहाँ पे शैशवावस्था पूछ लेगा तो वो 0 से 5 या 0 से 6 हो जाएगी आपकी। बाल्यावस्था पूछ लेगा तो वो 6 से 12 हो जाएगी, या 6 से कहीं कहीं आपको 13 भी मिल सकता है। तो वहाँ किशोरावस्था 13 से 19 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और किशोरावस्था के बाद यानी कि 19 वर्ष के बाद या 18 वर्ष के बाद हमारी वो प्रौढ़ावस्था चलने लगती है, युवावस्था ये हो जाती है फ्रेंड्स। तो किशोरावस्था की अवधि है 12 से 18 वर्ष। राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स बी, 12 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। शैशवावस्था के 3 वर्षों में बालक का शारीरिक विकास होता है। तो मैंने आपको फ्रेंड्स बताया है शैशवावस्था में बालक का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में थोड़ा मंद गति से होता है और किशोरावस्था में फिर तीव्र गति से होता है। तो यहाँ पूछा है शैशवावस्था के 3 वर्षों में बालक का शारीरिक विकास होता है, तो बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तीव्र गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? तो ये शारीरिक विकास ये तो पूरा नहीं होता, आपने कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, देखने की तो चीज़ नहीं है। किशोरावस्था में कई शारीरिक विकास अभी बाकी रह जाते जो होते हैं। संवेगात्मक विकास ये भी नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बौद्धिक विकास। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? तो ये है बौद्धिक विकास, जो लगभग पूरा हो जाता है, 99% पूरा हो जाता है फ्रेंड्स। राइट आंसर है बी, बौद्धिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला कौन प्रमुख घटक? तो सबसे ज़्यादा कौन प्रेरित करता है? तो ये है खेल का मैदान। जो बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है खेल का मैदान। बालक सबसे ज़्यादा प्रभावित कहाँ होता है? खेल के मैदान में। कई चीज़ें वो वहाँ सीख सकता है। सबसे ज़्यादा बालक खेल के मैदान से सीखता है, उसका सबसे ज़्यादा विकास भी खेल के मैदान से ही होता है। शारीरिक, मानसिक आदि विकास खेल के मैदान से ही होते हैं। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, खेल का मैदान। बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक खेल का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का अध्ययन करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास दिशा का सिद्धांत ये नहीं है, एकीकरण का ये भी नहीं है, विकास क्रम सिद्धांत ये भी नहीं है।
तो किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का अध्ययन करते हैं? परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के वीडियो में हम करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हो तो